नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे टेंस। ठीक है, तो टेंस देखिए दोस्त, ये टेंस का मतलब होता है काल या समय। ठीक है, समय ऐसे समझ सकते हैं कि जो तीन प्रकार के होते हैं। जो बीत चुका है वो पास्ट के अंतर्गत आएगा, जो वर्तमान में चल रहा है वो प्रेजेंट के अंतर्गत आएगा, और भविष्य में आने वाले चीज़ों को हम फ्यूचर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जैसे भविष्य में कोई काम होगा तो वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा, और पास्ट टेंस के अंदर वो आएगा जो बीत चुका है, और प्रेजेंट के अंदर वो आएगा जो वर्तमान में चल रहा है। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है मेरे भाई, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और ये तीनों अलग अलग जो है वो चार चार प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का, पास्ट टेंस चार प्रकार का, फ्यूचर टेंस चार प्रकार का। तो आगे देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस ये चार प्रकार का होता है भाई। ठीक है, प्रेजेंट टेंस ये चार प्रकार का हो गया। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही जब पास्ट टेंस की बात की जाएगी तो वो भी चार प्रकार का होगा। तो जहाँ पे प्रेजेंट प्रेजेंट है वहाँ पे क्या लिख देंगे? पास्ट। और ऐसे ही जब फ्यूचर की बात होगी तो प्रेजेंट प्रेजेंट के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे मेरे भाई? फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बात आ रही है समझ में? तो ये इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, मैंने सोचा जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। जब मैं पास्ट टेंस पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में भी ये चारों प्रकार ऐसे जो होते हैं ये लिखवा दूंगा। ठीक है, हालांकि आपको मैं समझा दिया हूँ। तो आगे देखते हैं भाई हम लोग। अब सबसे पहले पढ़ेंगे ये पहला वाला टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर कंटीन्यूअस परफेक्ट धीरे धीरे पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया हूँ भाई। ठीक है, तो सबसे पहले किसी चीज़ की पहचान होती है कि कैसे हम जानेंगे कि ये कौन सा टेंस है नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे भाई, पहचान में लिखा है, इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्त, अब स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब किस बेस पे कोई सेंटेंस दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब फार्मूला से एक प्रकार से समझ लीजिए, जैसे मैथ में हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है मेरे भाई। ठीक है, सकारात्मक वाक्यों के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब एमवी का मतलब मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्त। ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हुआ इसका। बात समझ में आ रही है दोस्त? एक एक चीज़ एकदम मक्खन के जैसे क्लियर हो जाएगी, आप परेशान मत होइए, बस ध्यान से सुनिए और समझिए। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो आपको यहाँ मैं एक चीज़ ये बताने जा रहा हूँ कि यस और ईएस हम लगाते कहाँ पे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज आपको मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि यस और ईएस लगाएंगे कहाँ। यस और ईएस लगाने के लिए कुछ लोग होते हैं कि ऐसे लिखवा देते हैं, ही सी इट एनी नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, और आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। लेकिन मैं इसका एकदम कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्यों आखिर ऐसा करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ रटी रटाई ज़्यादा देर तक दिमाग में नहीं बैठी रहती,
तो मैं एकदम से कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि हम लोग जब यस या यस लगाएंगे तो वो ये चीज़ देखेंगे सबसे पहले, ज़रूरी चीज़ है मेरे भाई, कि सब्जेक्ट हमारा, सॉरी यहाँ पे फॉर्म लिख दिया हूँ, ये पर्सन लिखना चाहिए था मुझे, टाइपिंग मैं खुद ही अपने से किया हूँ तो मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे थर्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, हाँ अब सही है। देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पर्सन लिख के बताया था, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका ये नोट का मतलब हुआ थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, यानी कि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर का होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, सब्जेक्ट को देखेंगे, अगर ये सब्जेक्ट इस कंडीशन में है थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू। अभी मैं नरेशन पढ़ाऊंगा तो पर्सन भी ये पूरा डिटेल में बताऊंगा, इसके सारे केस को बताऊंगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव केस। लेकिन यहाँ हमारा मतलब सब्जेक्ट से है, इसीलिए मैं केवल सब्जेक्ट को ही रखा हूँ मेरे भाई, ठीक है। जैसे आपका हो गया ही, सी, एनी, नेम, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आएंगे। तो यहाँ पे हमको एक बात ये समझनी है कि यस और यस कहाँ पे लगाएंगे, वर्ब में जब लगाएंगे तो सब्जेक्ट की कौन सी कंडीशन देखेंगे। तो सब्जेक्ट की कंडीशन ये वाली देखेंगे, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही भाई? एक बार आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखो थर्ड पर्सन जैसे यहाँ पे लगाएंगे, देखो मैं जूम कर रहा हूँ इसको, एक सेकंड भाई इसको इरेज कर दूँ। देखो थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट में ही यस यस लगेगा, तो ये पूरा हमारा थर्ड पर्सन हो गया। बात समझ में आ रही है? ये थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे ट्रांसलेशन करते समय। ये बिल्कुल एकदम आपको बहुत ही अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यस और यस लगाने का चाहता तो मैं भी आपको रटवा सकता था, ऐसे 2 लाइन में लिखवाता। एक लाइन ही, सी, इट, एनी, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, दूसरी लाइन ऐसे लिखवा देता कि आई वी यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते। आपका काम ख़त्म, आप भी खुश हो जाते। लेकिन नहीं, आपको खुश नहीं करना है, एक एक चीज़ें क्लियर करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्त। तो जब हम किसी वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे तो उसमें देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो थर्ड पर्सन भी होना चाहिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। ये कंडीशन दोनों होनी चाहिए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा इस कंडीशन का है तो हम उसमें तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाएंगे। देखो ये मैं बताया हूँ आपको, नोट में ये चीज़ बताया हूँ, मेंशन किया हूँ। थर्ड पर यहाँ पे जो फॉर्म है भाई वो टाइपिंग से मिस्टेक हो गया, ठीक है, पर्सन कर लीजिएगा, पर्सन से समझिएगा आप लोग। थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर ये कंडीशन है तो हम लोग यस या यस लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी अच्छे तरीके से, बस ध्यान से बातों को सुनते चलिएगा। अब यहाँ पे जैसे एक ट्रांसलेशन है, एक वाक्य है मेरे भाई, ठीक है, हिंदी में लिखा है, वह पढ़ता है। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर लिखा है ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे भाई वह पढ़ता है, यानी वह पढ़ता है मेल के लिए है तो हम ही लिखेंगे, ठीक है, ही लिखेंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। देखते हैं सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि यस या यस लगेगा कि नहीं। तो दोस्त ये जो ही सब्जेक्ट है वो ही सब्जेक्ट देखो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ रहा है और सिंगुलर भी है यार, यानी ही जो है वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ रहा है और सिंगुलर भी है, इसलिए यहाँ पे हम यस या यस का यूज करेंगे। और रीड है तो रीड के साथ यस आएगा। वह पढ़ता है यानी ही रीड्स, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया दोस्त। बात समझ में आई कि नहीं? ही रीड्स, वह पढ़ता है का ट्रांसलेशन हो गया।
अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर नहीं तो ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग आगे लिखते, ठीक है। एक एक चीज़ ध्यान से समझिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको आने लगेगा, ठीक है। बस ध्यान से बातों को सुनिए, समझिए, देखिए जो मैं बता रहा हूँ। आगे देखते हैं दोस्त हम लोग। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, बस ये आपके दिमाग में ये बैठा होना चाहिए कि यस और यस वर्ब में कब लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ ये कंडीशन आपको दिमाग में एकदम बैठी हुई होनी चाहिए। ये मिस्टेक से भाई फॉर्म लिख उठा था, ये थर्ड पर्सन समझिए आप, पी है, ठीक है, थर्ड पर्सन। यहाँ पे तीनों पर्सन के विषय में ये सब्जेक्ट का यूज किया हूँ। अभी इसमें और भी केस वगैरह होते हैं, वो सब नरेशन में आपको एक्सप्लेन करूँगा, और एकदम से एक्सप्लेन तो ये प्रोनाउन में हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाने के लिए, ये कंडीशन रहेगी। बात समझ में आ रही है? इस कंडीशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे एक वाक्य है, वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। तो इरेज कर रहा हूँ भाई इसको, ठीक है। बस वे खेलते हैं यानी वे की इंग्लिश दे लिखेंगे यहाँ पे। अब वे मेरे भाई थर्ड पर्सन तो है, बट सिंगुलर ना हो के वो क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही नहीं लगाएंगे। वे खेलते हैं यानी दे प्ले। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। वे खेलते हैं का ट्रांसलेशन हो गया दे प्ले। देखिए हमारे पास एक कंडीशन है कि यस यस कहाँ लगाएंगे, थर्ड पर्सन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है दोस्त? थर्ड पर्सन होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पर्सन होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ एक बार, देखिए यस या यस लगाने के पास हमारे यस या यस लगाने के लिए हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए। पहली चीज़ तो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का होना चाहिए, दूसरी चीज़ सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है दोस्त। लेकिन मेरे भाई वे जो है ये थर्ड पर्सन तो है, हाँ थर्ड पर्सन तो है, बट सिंगुलर ना हो कि ये प्लूरल है, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग यस या यस नहीं लगाएंगे, दे प्ले डायरेक्ट लिख देंगे, काम ख़त्म। अगर यहाँ पे सिंगुलर भी फॉलो करता तो यहाँ पे यस या यस लगा देते हम लोग। बात समझ में आई दोस्त? ठीक है, आगे देखते हैं मेरे भाई हम लोग। ये निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर निगेटिव के लिए है। एक सेकंड में इसको इरेज कर दे रहा हूँ। वो अफर्मेटिव का हम लोग पढ़ रहे थे, ये निगेटिव के लिए है। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, जैसे ये देखो सब्जेक्ट है, उसके बाद डू या डज नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो डू और डज का प्रयोग करेंगे उसके लिए बस एक ही मेरी बात ध्यान से सुनना, डज हम किसके साथ लगाएंगे, बस यही, ये बात मेरी नोट करके दिमाग में आप रख लीजिए, बहुत आसानी होगी। थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी इसके अलावा जो भी बचेगा उसके साथ क्या लगाएंगे दोस्त, डू नॉट लगाएंगे, काम ख़त्म। मतलब थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाएंगे, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा जो भी बचेगा उसके साथ हम लोग लगाएंगे डू नॉट। तो मेरे भाई हम लोग अब आगे चलेंगे, आपको बहुत ध्यान से ही सुनना है मेरी बातों को। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो ये जैसा कि मैंने बताया था आपको मेरे भाई, ठीक है। नोट में ये लिखा है कि थर्ड, यहाँ भी फॉर्म लिख दिया हूँ, थर्ड पर्सन टाइपिंग में भाई दिमाग में ही बैठ गया था शायद मेरे, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन से समझिए दोस्त, ठीक है, थर्ड पर्सन से समझिए। और ये सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट आएगा, और भी जितने सब्जेक्ट बचेंगे सबके साथ क्या आएगा दोस्त, डू नॉट आएगा। मैं इरेज करके एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ डज नॉट आएगा, और इसके अलावा जितने सब्जेक्ट बच रहे हैं सबके साथ क्या आएगा दोस्त, डू नॉट आएगा। अब एक सेंटेंस यहाँ पे है, हम घर नहीं जाते हैं, हम घर नहीं जाते हैं, हम हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो काम ही ख़त्म हो गया यहीं पे। डज नॉट किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ, और हम हमारा यानी वी कौन सा पर्सन है मेरे भाई, वी है फर्स्ट पर्सन, तो डज नॉट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम घर नहीं जाते
तो वी डू नॉट, ये थोड़ा समझ लीजिएगा दोस्त, हाँ, वी डू नॉट गो टू हाउस। ठीक है भाई, HOUSE होगा हाउस की स्पेलिंग। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग समझिए, हमारा इंटेंशन समझना है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठानी है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर। आधे से ज़्यादा काम इसी में आसान हो जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये चीज़ आपको नोट करके दिमाग में बैठा लेनी है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर। इसके साथ डज नॉट लगेगा, अफर्मेटिव में इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? आगे भी इसका यूज है, मैं सब बताऊंगा, एकदम डिटेल में बताऊंगा। आगे वाले जो टेंसेज आएंगे आने वाले सब में मैं बताऊंगा। अच्छा, एक यहाँ पे भी सेंटेंस लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। वे लिखते हैं, तो वे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन तो है सब्जेक्ट, लेकिन सिंगुलर ना हो के प्लूरल है, तो इसके साथ डज नॉट नहीं आएगा। क्या आएगा भाई? डू नॉट ही आएगा। थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ ही केवल डज नॉट आएगा, और किसी के साथ डज नॉट नहीं आएगा। जो भी बचेंगे सबके साथ क्या आएगा? डू नॉट। तो वे नहीं लिखते हैं, इसका हो जाएगा दे डू नॉट राइट। बात समझ में आ रही है भाई? दे डू नॉट राइट, ये सब ओ है, थोड़ा समझ लीजिएगा यार, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। दे डू नॉट राइट। आगे देखेंगे मेरे भाई हम लोग। थर्ड पर्सन और सिंगुलर का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, इसी को आप समझ लोगे तो सब एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव टाइप। इरेज कर दूं, चलो आगे देखेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव टाइप दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, यस नो टाइप, WS टाइप। तो पहले हम लोग यस नो टाइप से मिलते हैं, फिर आगे मिलेंगे WS टाइप से। यस नो टाइप का मतलब मेरे भाई, आपका जो सेंटेंस है ना, वो क्या से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्त, वाक्य के स्टार्टिंग में ही क्या आ जाएगा। क्या वह घर जाता है, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो। बात समझ आ रही है? ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसका स्ट्रक्चर पता है क्या है? ये है, डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट, ट्रांसलेशन कंप्लीट। क्या तुम पढ़ते हो? मेरे दोस्त, डज और डू का कॉन्सेप्ट वही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जो डज लगेगा वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ लगेगा, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम बैठा लो। जो डज लगेगा वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ लगेगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचेंगे सबके साथ हमारा डू लगेगा। क्या तुम पढ़ते हो, इसका ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे डू, पहले डू या डज में से कुछ लिखना है। तो क्या तुम पढ़ते हो, तो इसके साथ डू ही लगेगा, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है। बात समझ में आ रही है? और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा डज लगता है, तो डज यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन ना हो के यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। तो डू, यू, पहले डू या डज में से कुछ लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। डू यू पढ़ते कि लिख देंगे रीड, डू यू रीड, क्वेश्चन मार्क, ख़त्म। बात समझ में आ रही भाई? यू सेकंड पर्सन है, इसलिए इसके साथ क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे। डज केवल एक ही कंडीशन में दोस्त लिखा जाएगा, इस कंडीशन में, थर्ड पर्सन और सिंगुलर की कंडीशन में डज लिखा जाएगा, अन्यथा जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। ऐसे डज नॉट में था, ऐसे डू में है, डज में है। बात समझ आ रही है? इसको दिमाग में बैठा लीजिए ढंग से। एक सेकेंड में इरेज करता हूँ इसको, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरे भाई। चलो, क्या सीता घर जाती है? अभी इरेज नहीं हुआ है क्या यार? एक मिनट भाई, इरेज कर दूं। आप लोग सोचते रहिए कि इसका क्या होगा। देखो कहाँ था, अच्छा हाँ, ये क्या सीता घर जाती है। देखो भाई, किसी का नाम आ जाए
तो ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर ही है, ठीक है ना। अब सीता है तो इसके साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज। डज सीता, ए है यहाँ, ए। अरे यार एक मिनट भाई, हाँ, डज सीता गो टू हाउस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डज सीता गो टू हाउस। बात समझ में आ रही भाई। अब हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कोई अगर नाट वाला आ गया, अगर इसी यस नो टाइप में अगर नाट वाला आ गया तो क्या करेंगे, क्या वे नहीं खेलते हैं, तो इसका बना देंगे, वे सब्जेक्ट है तो बनाएंगे डू, ये स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है भाई। डू दे नॉट प्ले, डू दे नॉट प्ले, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ख़त्म। आगे वाला देखेंगे हम लोग। क्या राम घर नहीं जाता है, क्या राम घर नहीं जाता है, तो राम है यहाँ पे, तो डज राम नॉट, इसके बाद नॉट लगा देंगे। बहुत ही आसान है, ये स्ट्रक्चर मैं सब लिखा हूँ। डज राम नॉट गो टू हाउस, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। थोड़ा लिखने में वो हो रही है, आप लोग समझिएगा भाई। वो है डज राम नॉट गो टू हाउस, तो ये यस नो टाइप का था। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप देखेंगे, इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाते हैं। कब, कहाँ, कौन, ये सारी चीज़ें वाक्य के बीच में आ जाती हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश, क्यू डब्ल्यू ई का मतलब क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश, उसके बाद डू या डर, फिर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। वे कब पढ़ते हैं, कब का मतलब कब की इंग्लिश व्हेन। डू या डच का कॉन्सेप्ट वही है, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर। अब वे है तो वे के साथ डू ही लगाएंगे। व्हेन डू दे, वे कब पढ़ते हैं, व्हेन डू दे रीड। बात समझ में आ रही मेरे भाई, व्हेन डू दे रीड, क्वेश्चन मार्क। तुम कब खेलते हो, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तुम कब खेलते हो, व्हेन, इसका बनेगा व्हेन डू यू प्ले, व्हेन डू यू प्ले, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये डू है, ठीक है। व्हेन डू यू प्ले। अब ऐसे इसका नॉट वाला भी होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे बस। देखो भाई, क्यू डब्ल्यू ई, फिर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। वे किताब क्यों नहीं पढ़ते, वाई, वे है तो डू लगाएंगे, वाई डू, डू और डज लगाने का फार्मूला वही है, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर। वाई डू दे नॉट, वाई डू दे नॉट रीड, आर ई ए डी है, ठीक है भाई। मैं इरेज करके फिर से लिख दे रहा हूँ। वाई डू दे नॉट रीड बुक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट आपका, एक एक चीज़ अच्छे से समझिएगा। थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, बात समझ में आ रही है, ये कॉन्सेप्ट एकदम फॉलो करिएगा। सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए आपका, थर्ड पर्सन होना चाहिए, ये दिमाग में बैठा के पूरा वीडियो देखोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस कब लगाना है, डू डज का प्रयोग कब करना है, एकदम क्लियर हो जाएगा।
आराम से। ठीक है दोस्त, तो आप लोग इसको देखिए ध्यान से, फिर मैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टेंस की लेके आऊँगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है मेरे भाई, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।